Hello and welcome to Volume Education, and this would be a series on law of torts which would be helpful for the students who are trying to appear, who would be appearing in the future for CLAT examination. So in this series, first of all, obviously we'll be dealing with the law of torts as the slide itself is suggesting. So law of torts we'll be starting with, and I have devised the entire series into certain units with subtopics obviously included in it. So in this first lecture we'll be trying to cover what is the meaning of the word tort, certain definitions we'll be seeing, nature, characteristics obviously of torts, and then we'll try to find that what is the difference between tort and a crime or a contract or a trust. Therefore, this topic would be related to tort versus crime, in the sense that what is the difference between a tort and a crime, then difference between tort and a contract, and tort and a trust. So let's move forward. Moving on to slide 2. So what is the learning objective over here? The learning objective is, first, we'll try to understand what is the meaning of a tort in simple language obviously. Second, learn the classic definitions of Salmond, Winfield, Fraser and Pollock. Now these are legal luminaries. ये कुछ बड़े नाम हैं legal field में. Obviously they are thinkers, they are scholars. Salmond, Winfield, Fraser and Pollock. And third, we'll try to understand what is the nature and key characteristics of tortuous liability. कि नेचर क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिनकी वजह से कोई भी रॉन्ग बिहेवियर लाइबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी पैदा करेगा. नेक्स्ट, we'll be focusing on the differences between tort and crime, breach of contract and a breach of trust. ये जो सब मैंने पहले बताया था. और ऑब्वियसली इसको फिर हम एवरीडे कंसेप्ट्स, एवरीडे सिचुएशंस में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम क्लैट के पेपर्स, क्लैट के क्वेश्चंस, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस वो सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले मीनिंग ऑफ टॉर्ट. सिंपल मीनिंग हम देखने की कोशिश करते हैं कि टॉर्ट का अपने आप में मतलब क्या है. तो इस स्लाइड को 2 मिनट के लिए स्किप करते हैं और अगली स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे टॉर्ट जो शब्द है, जो वर्ड है टॉर्ट, इसका मीनिंग क्या है. व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड टॉर्ट. तो किसी भी शब्द का मीनिंग समझने के लिए, उसमें उसकी मीनिंग को जानने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप उस शब्द के ओरिजिन को ट्रेस कीजिए कि वो शब्द ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है. तो जो टर्म टॉर्ट है, इट इज कॉमनली ट्रेस्ड टू ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज एज वेल एज लैटिन लैंग्वेज. दोनों ही भाषाओं में, पुरानी फ्रेंच, ओल्ड फ्रेंच एंड लैटिन में टॉर्ट शब्द का वेरिएशंस मिल जाते हैं. अगर हम ओल्ड फ्रेंच में जाएं तो ये टॉर्ट ही लिखा हुआ है, और लैटिन में जाएं तो ये टॉर्टम लिखा हुआ है. अब दोनों ही शब्दों का मीनिंग आपकी फ्रेंच लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज में सेम ही है कि कोई भी ऐसा बिहेवियर जो रॉन्ग हो या ट्विस्टेड हो. एनीथिंग विच इज ट्विस्टेड और एनीथिंग विच इज रॉन्ग इज रिफर्ड टू एज टॉर्ट. सो टॉर्ट का सिंपल मीनिंग अगर कोई आपसे पूछे तो आप लिख सकते हैं समथिंग विच इज रॉन्ग और ट्विस्टेड. गेटिंग दिस पॉइंट. अब एक सवाल अपने दिमाग में सोचिए कि हर तरीके का रॉन्ग, हर तरीके का गलत बिहेवियर, हर तरीके का गलत काम, हर तरीके का गलत या ट्विस्टेड काम टॉर्ट कहलाएगा कि नहीं. और इस सवाल को अपने दिमाग में रखिए, और इस सवाल के बारे में हम थोड़ी देर के बाद चर्चा करेंगे. विल बी कमिंग टू दिस पॉइंट in a while. So moving forward, but in a way moving backward and coming to the first slide. What is meant by tort? अभी तो हमने जो मीनिंग देखा, टॉर्ट का मतलब क्या है, शब्द का मतलब क्या है, वो हमने एक तरीके से लैंग्वेज के हिसाब से उसका मीनिंग देखा. पर अगर जब हम लीगल लैंग्वेज की बात करेंगे, लीगली टॉर्ट का मतलब क्या है, तो टॉर्ट का ये मतलब है.
tort is a civil wrong. A tort is a legally recognized civil wrong for which the law may provide a remedy to the injured person. सबसे पहली बात तो यहां शब्द आ रहा है सिविल. What is meant by civil? सिविल का मतलब हुआ कोई भी ऐसा डिस्प्यूट विच इज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ए वर्सेस बी. पर्सन ए is having a dispute with person B. Here, the dispute can be of such nature where the compensation or the justice which is being demanded by person A, the aggrieved person, is not of criminal justice nature, is not of criminal justice nature. अब यहां पे थोड़ा सा मैंने चीज़ों को और टेक्निकल कर दिया, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं. बेसिकली मैं कर क्या रहा था, मैं सिविल रॉन्ग या सिविल शब्द को समझाने की कोशिश कर रहा था और मैंने एक नया कंसेप्ट उसकी एक्सप्लेनेशन में ऐड कर दिया, क्रिमिनल जस्टिस नेचर. अब ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, लॉ के लैंग्वेज में, लॉ में कोई भी चीज़ जो क्राइम में नहीं आती वो सिविल साइड में चली जाती है. एनी आइडिया विच डज नॉट फॉल इनटू द क्रिमिनल साइड ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉल्स इनटू द सिविल साइड ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस. मीनिंग देयर बाय इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, इस समाज में कुछ बिहेवियर ऐसे होंगे, कुछ एक्ट्स ऐसे होंगे, कुछ एक्शंस ऐसे होंगे जो अपने आप को क्रिमिनल एक्शन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. मीनिंग देयर बाय उन एक्शंस को करने वाला क्रिमिनल कहलाएगा. जैसे रेप, मर्डर, थेफ्ट, चोरी, रेप, मर्डर, थेफ्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब कोई बंदा अगर रेप करता है, मर्डर करता है, थेफ्ट करता है, डेकॉइटी, अगेन अनदर क्रिमिनल एक्ट, इन सारे कामों को, इन तरीके के कामों को करने वाला पर्सन क्रिमिनल कहलाएगा और उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से मिलेगी. से फॉर एग्जांपल कोई बंदा रेप करता है और उसको 10 years का आरआई मिलता है. आरआई मीन्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जेल जाएगा और जो पिक्चरों में बोला जाता है कि चक्की पीसेगा एंड ऑल दैट, तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 10 years का रिगरस इम्प्रिजनमेंट. लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक नेचुरल लाइफ है, जब तक वो पर्सन जिंदा है तब तक वो जेल में है. या फिर टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, ये भी आपने फ्रेज सुना होगा, किसी पर्सन को फांसी की सजा दे दी गई. तो फांसी का मतलब क्या हुआ, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेड. मीनिंग देयर बाय व्हाट, कि पनिशमेंट का नेचर क्या है कि उस बंदे की जान ही ले ली गई है. दैट इज द नेचर ऑफ पनिशमेंट. सो दीज टाइप ऑफ एक्ट्स ऑब्वियसली आर क्रिमिनल एक्ट्स. अब तो सिविल रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा रॉन्ग जिसमें पनिशमेंट इस टाइप की नहीं है. कोई भी ऐसा रॉन्ग, सिविल रॉन्ग वो कहलाएगा जिसमें जो पनिशमेंट मिलेगी वो क्रिमिनल टाइप की नहीं होगी. तो इसका मतलब यह हुआ कि सिविल रॉन्ग फिर हो कौन से सकते हैं, व्हाट कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ अ सिविल रॉन्ग. सिविल रॉन्ग का एग्जांपल हो सकता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल डिफेमेशन, जिसको हिंदी में मानहानि बोलते हैं. कोई पर्सन ए है, उसने पर्सन बी के बारे में कुछ गलत बात पब्लिकली बोल दी और उस गलत बात को 100 लोगों ने सुना, 100 पर्सन्स ने उसको सुन लिया और इन 100 पर्सन्स ने ए ने जो बात बोली थी उसके बेसिस पे बी के बारे में एक गलत इमेज बना ली. मतलब बी की जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, जो प्रेस्टीज है, वो हर्ट हुई. तो ऐसी सिचुएशन में बी जो है वो ए को कोर्ट में लेकर के जाएगा. बी जो है वो ए को कोर्ट में लेकर के जाएगा, किस ग्राउंड पे, डिफेमेशन के ग्राउंड पे, कि ए ने जो कुछ भी बोला मेरे को, बी कहेगा कि ए ने जो कुछ भी बोला इस वजह से मेरी रेपुटेशन को हर्ट हुआ है.
अब रेपुटेशन को अगर हर्ट हुआ है तो भाई ए ने गलत काम किया। अब अगर ए ने गलत काम किया तो बी को जस्टिस तो मिलना ही चाहिए। तो बी को जस्टिस किस तरीके से मिले? टॉर्ट में अगर यह मामला आता है, सिविल साइड में मामला आता है, तो बी को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, मतलब पैसा दे दिया जाएगा। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो इस टाइप के मामले टॉर्ट में आते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे देखेंगे। अब अगर यहां तक बात क्लियर है तो आगे अगर देखें तो एक चीज समझिए कि ये वाली जो पॉइंट है इस पे फोकस कीजिए। नॉट एवरी अनफेयर एक्ट, एक्सीडेंट और लॉस इज ऑटोमेटिकली अ टॉर्ट। कॉमन टॉर्ट एरियाज इंक्लूड नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, न्यूसेंस, डिफेमेशन, जिसकी हमने भी बात करी थी, एंड अदर रिकॉग्नाइज्ड सिविल रॉन्ग्स। टिपिकल रेमेडीज इंक्लूड डैमेजेस, इंजंक्शंस may also be available. So these are the typical remedies that are available in tort. Obviously these are all technical terms, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है यहाँ पे। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे लेकर के जाएंगे, ये चीज़ें, ये जो शब्द हैं, ये जो टेक्निकल शब्द हैं, ये क्लियर होते चले जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, ये स्लाइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कुछ डेफिनेशंस पे बात होगी। देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस, और सबसे पहली डेफिनेशन है सैलमंड की। अब सैलमंड की डेफिनेशन क्या है? सैलमंड एंड ह्यूस्टन, इन्होंने कहा है, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। ये सैलमंड एंड ह्यूस्टन की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन जो इतनी लंबी चौड़ी सी दी गई है, इसका आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा बस इसके की पॉइंट्स को उठाइए, उनको समझ लीजिए। टॉर्ट क्या है? सैलमंड के हिसाब से टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यानी कि टेक्निकल टर्म क्या आया? कॉमन लॉ and unliquidated damages, which is not exclusively breach of contract or a breach of trust or other merely equitable obligations. अब यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहला सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग मैंने आपको अभी बता दिया। कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। कॉमन लॉ एक्शन का मतलब क्या हुआ? जो नॉर्मल लॉ कोर्ट्स हैं, जो नॉर्मल लॉ कोर्ट्स हैं, जो नॉर्मल लॉ कोर्ट्स हैं, उनमें केस होगा। पर्सन ए, जैसा हमारा एग्जांपल था, पर्सन ए ने पर्सन बी के बारे में गलत बात बोली 100 लोगों के आगे, पर्सन बी अग्रीव्ड था, पर्सन बी ने पर्सन ए के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा फाइल किया, एक केस फाइल किया, दैट इज कॉमन लॉ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, आई होप कॉमन लॉ एक्शन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, नाउ व्हाट इज मेंट बाय अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, पहली बात, डैमेजेस का मतलब हुआ कॉम्पनसेशन। डैमेजेस का मतलब है यहां पे कॉम्पनसेशन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, मैंने प्लूरल लिखा है डैमेजेस, मैंने डैमेज नहीं लिखा हुआ है। आई हैव नॉट रिटन दिस, आई हैव नॉट रिटन दिस, आई हैव रिटन दिस इन प्लूरल फॉर्मेट, डैमेजेस। डैमेजेस का मतलब आइंदा से आगे के लिए हमेशा ध्यान रखिए कि लॉ ऑफ टॉर्ट में जब आप डैमेजेस की बात करेंगे तो डैमेजेस का मतलब कॉम्पनसेशन होता है। ठीक है, अब डैमेजेस का मतलब अगर कॉम्पनसेशन है तो फिर एक डैमेजेस जो ये शब्द है इसके साथ एक प्रीफिक्स लगा हुआ है अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड का मतलब क्या हुआ? वैसा कॉम्पनसेशन जो प्रीफिक्स्ड नहीं है, वैसा कॉम्पनसेशन जो पहले से फिक्स नहीं किया हुआ है, या वैसा कॉम्पनसेशन जिसको कोर्ट डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं,
मान लीजिए ए वर्सेस बी कोई केस था, ए और बी बिजनेस पार्टनर्स थे फॉर एग्जांपल, और ए और बी ने मिल करके कोई फर्म चलाई, कोई एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस फर्म चलाई, और बिजनेस फर्म शुरू करने से पहले ए और बी के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था, और वो अग्रीमेंट ये कहता है कि अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी, इफ एनी ऑफ द पार्टीज लीव द बिजनेस, then the leaving party has to compensate the other party with rupees say 1000. सिचुएशन क्या है, ए और बी ने मिलकर के बिजनेस चालू किया, और ए और बी ने बिजनेस शुरू करने से पहले एक अग्रीमेंट किया था जिसके तहत कि अगर कोई भी पर्सन, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों में से कोई भी अगर बिजनेस को छोड़ के जाता है तो छोड़ने वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन को 1000 रुपए कॉम्पनसेशन के तौर पे देगा। अब यहां पे मान लीजिए कल की तारीख में जाकर के बी जो है वो छोड़ करके जा रहा है, ऑब्वियसली ए बोलेगा कि भाई तुम छोड़ करके जा रहे हो, तुम 1000 रुपए निकालो। तो क्या हुआ, बी बोलता है कि भाई मैं 1000 रुपए नहीं दूंगा, मतलब जो पहले अग्रीमेंट हुआ था उस अग्रीमेंट को मानने से मना कर रहा है। ठीक है, अब जो वो अग्रीमेंट को मानने से मना कर रहा है, तो मैटर को रिजॉल्व करने का सही तरीका क्या है कि भैया आप कोर्ट में जाइए, कॉमन लॉ एक्शन शुरू कीजिए। किसके खिलाफ, बी के खिलाफ। कौन शुरू करेगा, ए यहां पे क्या है, अग्रीव्ड पार्टी है, बी कौन है, जिसने गलत काम किया। गेटिंग दिस पॉइंट। अब ए वर्सेस बी के नाम से मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में केस डिसाइड होगा, और केस क्या डिसाइड होगा कि भैया 1000 रुपए की बात तय हुई थी, 1000 रुपए बी ए को दे देगा, मामला खत्म। गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ दिस 1000 रुपया, ये 1000 रुपया क्या डैमेजेस हैं, यानी कि कॉम्पनसेशन है, पर क्या ये 1000 रुपया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं? 1000 रुपया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं है, ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। ₹1000 लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। क्यों? क्योंकि 1000 रुपए का अमाउंट, जो ये अमाउंट है, ये शुरू पहले ही तय कर लिया गया था। दिस वॉज फिक्स्ड प्रीवियसली एज वेल। गेटिंग दिस पॉइंट। तो 1000 रुपया लिक्विडेटेड डैमेजेस में काउंट होगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 रुपया पहले से जो अमाउंट थी उसको पहले से ही फिक्स कर लिया गया था कि अगर कोई इस टाइप का गलत काम होगा तो 1000 रुपए ही जाएगा, ना तो ये 900 रुपए होगा, ये नहीं हो सकता, ना ये 1100 रुपए होगा, ये भी नहीं हो सकता। होगा कितना? इतना ही होगा जितना पहले से किया गया था। दिस इज मेंट बाय व्हाट इज कॉल्ड एज लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब अगर ये लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं तो अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसा डैमेज, कोई भी ऐसा अमाउंट जिसको कोर्ट डिसाइड करेगी। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या हुआ? जो प्री डिफाइंड है। अनलिक्विडेटेड डैमेज का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी ऐसा डैमेज विच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट डिसाइड करेगा कि डैमेज कितना होगा। अब जैसे ए वर्सेस बी, अगेन वही हमारा सिंपल एग्जांपल, ए वर्सेस बी, मामला डिफेमेशन का है। मामला डिफेमेशन का है। किसने डिफेम किया? बी ने डिफेम किया ए को। अग्रीव्ड कौन हो गया? ए। अग्रेसर कौन है, या गलत काम करने वाली पार्टी कौन है? बी। ए वर्सेस बी का मामला है डिफेमेशन का। कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिफेमेशन, इस मामले में ए को कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा, यानी कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिसाइडेड होंगे। और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या हुआ? विच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करते हैं। सो सैलमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से tort is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or a breach of trust or other merely equitable obligations. तो यानी कि tort क्या है? tort एक civil wrong है। सैलमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम चलें तो tort क्या है? tort means पहला civil wrong. tort is a civil wrong. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? डैमेजेस आर अनलिक्विडेटेड। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मतलब बाय कोर्ट, डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और तीसरा सैलमेंट के हिसाब से टॉर्ट क्या है?
टॉर्ट, या कहा जाए टॉर्ट क्या नहीं है, तो टॉर्ट इज नॉट इक्वल टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इज नॉट इक्वल टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस, इसी टाइप की और ऑब्लिगेशंस के बराबर भी नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सैलमेंट। हमें 4-5 डेफिनेशंस देखनी है ताकि एक ब्रॉड पिक्चर बन सके कि टॉर्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर है यहां तक कहानी? सो इजी मीनिंग क्या है? टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग यूजली रेमेडीड थ्रू डैमेजेस दैट आर नॉट फिक्स्ड इन एडवांस, जो पहले से फिक्स्ड नहीं है, एंड इट इज नॉट मियरली अ कॉन्ट्रैक्ट और अ ट्रस्ट ब्रीच। क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अगली डेफिनेशन, विनफील्ड। Definition of tort by Winfield. Now, Winfield and Zolowicz, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. This duty is towards persons generally, and its breach is redressal by an action for unliquidated damages. Again, unliquidated damages फिर से आया है, और unliquidated damages जो सैलमेंट की डेफिनेशन में था मीनिंग, वही यहां पे आएगा। नाउ अगर हम इसको फिर से इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और इलैबोरेट वे में देखने की कोशिश करें कि टॉर्टियस लायबिलिटी कब अराइज होगी। विनफील्ड लायबिलिटी के सेंस में टॉर्ट को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि टॉर्टियस लायबिलिटी कब अराइज होगी। तो ये टॉर्टियस लायबिलिटी तब अराइज होगी जब when there is a breach of a duty primarily fixed by law. सबसे पहली बात, when there is a breach of duty fixed by law, सबसे पहली चीज क्या है? When there is a breach of duty fixed by law, यही लिखा हुआ है, इतने तक ही फोकस करो, इसको अभी छोड़ दो। इसका मतलब अगर हम डेफिनेशन को यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक देखें तो हम इनडायरेक्टली इस पॉइंट में यह कहना चाह रहे हैं कि कोई कानून है, कोई लॉ है, वो एक ड्यूटी फिक्स कर रहा है, वो एक जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर रहा है, दे रहा है, और यह भी कह रहा है कि इस ड्यूटी का ब्रीच नहीं होना चाहिए। क्लियर है? लेकिन अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया, अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गया यानी कि वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया गया, उस ड्यूटी को पूरी तरीके से नहीं निभाया गया, तो उस केस में टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होगी। अब इस चीज को ऐसे समझो, हमारा वही डिफेमेशन वाला एग्जाम्पल, ए और बी। बचपन से हम एक बात समझते आए हैं, बचपन से माँ बाप ने, पेरेंट्स ने एक बात समझाई है कि कभी भी अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलने हैं, गलत बात नहीं बोलनी होती। फॉर एग्जाम्पल, गाली किसी को नहीं देनी है, किसी के बारे में भला बुरा नहीं कहना है, आपने अच्छी बात बोलनी है जो सामने वाले को सुनने को अच्छी लगे। यही बात बचपन से सिखाई जाती है कि गलत बात नहीं करनी है। अब अगर पर्सन ए पर्सन बी के खिलाफ कुछ गलत बात बोलता है तो बेसिकली वो क्या कर रहा है? पर्सन बी की बुराई करने की कोशिश कर रहा है, चाह रहा है कि पर्सन बी की इमेज जो बाकी 100 लोगों में है वो इमेज नीचे आ जाए, वो इमेज गिर जाए, उसकी रेपुटेशन डैमेज हो। इसी चीज को लीगल भाषा में तो डिफेमेशन कहते हैं। यही चीज तो डिफेमेशन है। देखो, लॉ कुछ मार्स से आई हुई, मंगल ग्रह से आई हुई चीज नहीं है। इट इज अ वेरी लॉजिकल काइंड ऑफ एन आइडिया। जो भी समाज में फैला हुआ है, जो भी समाज में बिहेवियर्स होते हैं, उन्हीं को ही एक लीगल लैंग्वेज में, और मेरे हिसाब से अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो फैंसी लैंग्वेज में उसको उठा करके लिख दिया गया है, थोड़ा सा उसको जार्गनाइज कर दिया गया है। अदरवाइज आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए, चीजें समझ में आती हैं। क्या ये आम जिंदगी में नहीं होता कि एक पर्सन दूसरे पर्सन की बुराई कर रहा होता है 4 लोगों के आगे? अब 4 लोगों के आगे जब आप पहला पर्सन ए 4 लोगों के आगे पर्सन बी की बुराई कर रहा होता है, तो वो जो 4 लोग हैं वो बी के बारे में गलत सोचना, गलत धारणा बना लेते हैं, गलत इमेज बना लेते हैं। अब ये गलत इमेज बन जाने की वजह से उन 4 लोगों का, 4 पर्सन्स का बिहेवियर बी के प्रति चेंज हो जाएगा।
अब बी के प्रति जो बिहेवियर चेंज होगा, इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है कि बी को कुछ लॉसेस होने लगे। मान लो वो बिजनेसमैन, ये सारे के सारे 5 लोग बिजनेस पार्टनर्स थे, 4 लोग बी के खिलाफ हो गए, इसका लॉस होने लगा। क्यों लॉस होने लगा? क्योंकि ए ने कुछ बात बी के खिलाफ 4 लोगों के आगे बोली थी, जिस वजह से 4 लोगों ने बी के कंटेक्स्ट में एक गलत इमेज बना ली और बी का लॉस होने लगा। तो हुआ क्या? ए ने बी को डिफेम किया। ए ने बी को जब डिफेम किया तो भाई होगा क्या कि इस चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। तो ए वर्सेस बी कॉमन लॉ एक्शन निकल करके आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एक केस टॉर्ट लॉ में देखने को मिलेगा। अब बात यह है प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। भाई सिंपल सी बात है, जो बात हमारे बड़े बुजुर्गों ने घर में सिखाई, जो मैंने पहले भी बोला था कि भाई जो बात बचपन से सिखाई गई है कि किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलनी है, वही लॉ भी कहता है। लॉ भी ये कहता है कि डिफेमेशन किसी को नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में गलत बात नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन अगर तब भी कोई बंदा किसी दूसरे के खिलाफ गलत बात उड़ाना शुरू कर देता है, गलत बात बोलना शुरू कर देता है, तो ऐसी सिचुएशन में मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ये देखेगा कि भाई गलत बात सही थी, मतलब गलत बात सही में उड़ाई गई कि नहीं उड़ाई गई। इस चीज को वेरीफाई करेगा कोर्ट और तब टॉर्टियस लायबिलिटी को फिक्स करेगा। सो जो इतना सेंटेंस थे, आई होप यहां का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि टॉर्टियस लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी प्राइमरीली फिक्स्ड बाय लॉ। तो विनफील्ड एंड ज़ोलोविट्ज़ ने सबसे पहले तो ये बात बोली। अब इनकी डेफिनेशन में एक अलग पॉइंट भी है, उसको भी देख लेते हैं। नाउ दिस ड्यूटी, अब विनफील्ड एंड ज़ोलोविट्ज़ कह रहे हैं, अब हम इस सेंटेंस, इस पोर्शन पे वो करने की कोशिश करते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली and its breach is redressable by an action for unliquidated damages। पहला पोर्शन हमने डेफिनेशन का देख लिया। दूसरे पोर्शन पे आते हैं। दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली एंड इट्स ब्रीच इज रेड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आई होप वो क्लियर होगा। अदरवाइज आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जा करके उसको दोबारा देख सकते हैं। नाउ दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली। टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली इन द सेंस, ए, हमारा एग्जाम्पल में हमारा हीरो ए, इसके ऊपर एक ड्यूटी है कि ये गलत बात किसी के बारे में ना बोले। चाहे वो पर्सन बी हो, इसके बारे में ना गलत बोले, पर्सन सी हो, इसके बारे में गलत ना बोले, पर्सन डी हो, चाहे कोई भी हो। जो वही बात जो बचपन में माँ बाप ने, पेरेंट्स ने, घर के बड़े बुजुर्गों ने समझाई कि गलत बात किसी के बारे में भी नहीं बोलनी है। किसी के बारे में भी गलत बात नहीं बोलनी है, मतलब वही तो हुआ, पर्सन्स इन जनरल। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? आपने किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने हैं। मीनिंग देयर बाय, इसी चीज को इंग्लिश में विनफील्ड एंड ज़ोलोविट्ज़ क्या लिख रहे हैं कि दिस ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली, टुवर्ड्स पर्सन्स इन जनरल। बड़ा ही सिंपल है, कोई चीज इसमें टेक्निकलिटी नहीं है, आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी कि इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं विनफील्ड एंड ज़ोलोविट्ज़ कि भैया जो ड्यूटी है वो दैट ड्यूटी इज टुवर्ड्स पर्सन्स जनरली। गेटिंग दिस पॉइंट? स्पेसिफिकली नहीं है कि किसी एक पर्सन के खिलाफ आप बोल सकते हो, मतलब ये नहीं है कि पर्सन ए पर्सन बी के खिलाफ तो बोल सकता है कि सी के खिलाफ नहीं बोलेगा, डी के खिलाफ नहीं बोलेगा, ई के खिलाफ नहीं बोलेगा। कहा जाए कि दुनिया में बी को छोड़ करके बाकी किसी के खिलाफ गलत नहीं बोल सकता, पर बी के खिलाफ बोल सकता है। ऐसा नहीं है, ये नहीं है। ये है कि भाई चाहे दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इमटेरियल ऑफ दैट, person has to not speak bad against anyone or for anyone. Getting this point? This is the definition of Winfield and Zolowitz related to the explanation that what is meant by tort. अब इसका मीनिंग क्या है, इजी मीनिंग क्या है ये देख लीजिए। द ड्यूटी मेनली कम्स फ्रॉम द लॉ, जैसा हमने पहले देखा, नॉट सिंपली फ्रॉम अ प्राइवेट अग्रीमेंट। द ड्यूटी इज जनरली ओड टू अ पर्सन इन द रेलिवेंट कम्युनिटी। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस आज हो गई।
आगे के क्लास में हम इसी पॉइंट को कंटिन्यू करेंगे। 2 डेफिनेशंस और बची हैं और उसके बाद हम आगे देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।